हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज से हम शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। उस समय मैंने बताया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट्स या मेटल्स है ना, दे इजीली फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। उसी समय मैंने कहा था कि कॉम्प्लेक्स के बारे में हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो उस समय मैंने बताया था कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, स्मॉलर साइज ऑफ कैटायन एंड हायर चार्ज ऑन कैटायन। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इनका डेफिनेशन। ओके, फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स, इसमें कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटिटी या स्फीयर क्या होता है। फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कैटायोनिक, एनायोनिक, न्यूट्रल। फिर सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है, लिगांड्स क्या होते हैं। ओके, तो एक उदाहरण से हम इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है K4Fe6। एक्चुअली जो कॉम्प्लेक्स होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग होता है। ठीक है, इस भाग को बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स या एंटिटी या स्फीयर। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में दो भाग होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, ये Fe ये है सेंट्रल मेटल आयन, मेटल आयन या एटम। फिर इसमें कुछ स्पीशीज जुड़े होते हैं, तो ये वाला स्पीशीज है, इनको बोलते हैं लिगांड्स। ओके, तो इस चैप्टर में हमको इसी प्रकार के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लिगांड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, काउंटर आयन में क्या क्या हो सकता है, इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, आईयूपैक नोमेनक्लेचर सीखेंगे। फिर सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो सब सीखना है। फिर आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये एक्चुअली होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, which contain a certain metal ion or atom to which a fixed number of anionic or neutral species are linked through coordinate bonds,
okay, are called coordination compounds. So coordination compounds are the inorganic compounds which contain a certain metal ion or atom to which a fixed number of anionic or neutral species are linked through coordinate bond. तो मेटल आयन और एनायोनिक स्पीशीज या न्यूट्रल स्पीशीज के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड होता है। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, दो दो का होता है तो डबल बॉन्ड, तीन तीन का होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड होता है जिसमें द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय ओनली वन एटम। ठीक है, एक ही परमाणु के द्वारा जो बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड दो इलेक्ट्रॉन है वो है ना एक ही स्पीशीज के द्वारा दिया जाता है। ओके, लिगांड्स के द्वारा। ये एनायोनिक या न्यूट्रल स्पीशीज को बोलते हैं लिगांड्स, है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज होते हैं। ओके, तो सेंट्रल मेटल आयन और एनायोनिक या न्यूट्रल स्पीशीज के बीच में होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, कुछ एग्जाम्पल लिखे रहते हैं, है ना। एक तो लिखे थे अभी ही K4Fe(CN6), ओके, पोटासियम हेक्सासयानोफेरेट 2, ओके, CONH3 6 times Cl3, ओके, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। ये सब नाम कैसे लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। ओके, Na2ZnOH 4 times, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सोजिंकेट 2, इसका नाम है, ओके, एटसेट्रा। ठीक, अब पढ़ते हैं ओके सम टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स। ओके, टेक्निकल टर्म्स से पहला टर्म होगा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटिटी या स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ओके, ओके, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या एंटिटी या स्फीयर, ये वो स्पीशीज होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। द स्पीशीज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। It has in it a certain metal ion to which a fixed number of anionic species or neutral molecules are linked through coordinate bonds, है ना। Cn anionic species है, ऑक्सलेट आयन ये भी anionic species है। ओके, अगर हम लेते हैं CrH2O 6 times Cl3, तो ये हो गया न्यूट्रल स्पीशीज। तो ओके, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग को ही बोला जाता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, उसी को यहाँ लिख दिया। द स्पीशीज विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और एंटिटी और स्फीयर। इट हैज इन इट ए सर्टेन मेटल आयन और एटम टू विच a fixed number of anionic species or neutral molecules are linked through coordinate bonds, है ना। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ मेटल आयन है Fe2+,
यहाँ Al3+ है, यहाँ Cr3+। ओके, एक लेते हैं मेटल आइटम वाला, है ना, ये है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। ठीक है, यहाँ पर ये Na निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ, इसलिए Na ये आइटम के रूप में है, निकेल ना आयन के रूप में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मेटल आयन और आइटम हम लिखते हैं। ओके, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटिटी कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, टाइप्स। तो ये 3 प्रकार के होते हैं टाइप्स। पहला होता है केटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस, केटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सो दीज नाम से स्पष्ट है केटायोनिक। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव नेट पॉजिटिव चार्ज। Okay, these are the complexes which have net positive charge. Okay, net positive charge. ठीक है, for example, okay, CO H2O 6 times 3+। अगर काउंटर आयन नहीं रहेगा तो यहाँ ओवरऑल चार्ज 3+। ओके, क्यों 3+ होता है वो भी बताऊंगा बाद में। ठीक है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल लिगांड है, H2O न्यूट्रल लिगांड है और कोबाल्ट का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3+ होता है, इसलिए यहाँ जो ओवरऑल चार्ज होगा वो कोबाल्ट का होगा, इसलिए 3+। इसी प्रकार Cr H2O 6 times 3+। ओके, ठीक है, तो ऐसे ओवरऑल चार्ज दिया हुआ रहेगा तो आप पहचान जाएंगे कि ये केटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यदि चार्ज दिया हुआ नहीं है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उसके लिए, है ना, इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में काउंटर आयन होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में। ओके, दीज हैव counter ion in the right side of the square brackets। तो ऐसे आइडेंटिफाई कर सकना है, क्योंकि नाम लिखते समय आयुपैक नाम लिखते समय अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसका नाम आप गलत लिखेंगे। ओके, तो एक तो रहेगा कि इस प्रकार से आयनिक रूप में दिया हुआ रहेगा या काउंटर आयन भी साथ में रहेगा। तो देखना कि यदि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर इधर राइट साइड में काउंटर आयन है तो वो होगा केटायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, तीसरा चीज जानना है इन केटायोनिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, और वो ये है कि द नेम्स ऑफ मेटल आयंस और एटम्स of such complexes have no characteristic ending, ओके, इनका कोई स्पेशल एंडिंग, नाम का अंत, ओके, कोई स्पेशल नहीं होता है ना। इसे कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम ही बोलेंगे, जिंक को जिंक ही बोलेंगे, ओके, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही बोलेंगे। ठीक है, सो द नेम्स ऑफ मेटल आयंस और आइटम्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्सेस हैव नो कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग। ओके, एक उदाहरण से समझते हैं इसको। ओके, तो मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स इस प्रकार से रहता
COH2O 6 टाइम्स Br3, ठीक है। काउंटर आयन राइट साइड में है इसलिए ये केटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ओके, क्यों 3 बार ब्रोमीन यहाँ Br3, एक ब्रोमीन के पास एक नेगेटिव चार्ज, ये जो मॉलिक्यूल है इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होना चाहिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर काउंटर आयन के रूप में हम लिखे Br3। तो इसका नाम होगा, ओके, नाम लिखते समय सबसे पहले लिगांड का नाम लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट का नाम एक शब्द होता है और वो भी रनिंग स्क्रिप्ट में। तो यहाँ 6 H2O है तो 6 को बोलते हैं हेक्सा। ओके, H2O का नाम है aqua, क्रोमियम। फिर यहाँ पर लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम 3 ब्रोमाइड। ओके, तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखते हैं, ठीक है। ये सब हम सीखेंगे कैसे नाम लिखा जाता है, अभी केवल ये दिखाने के लिए कि कैटायोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का नाम का कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होता है। ओके, ठीक है। अब सेकेंड है एनायोनिक कॉम्प्लेक्सेस। एनायोनिक complexes. Okay, so these complexes have a net negative charge. Okay, these complexes have a net negative charge. Okay, so the complexes which have a net negative charge are known as anionic complexes. For example, FeCN6 4 minus, FeCN6 3 minus, ZnOH4 2 minus, okay, AlC2O4 3 times, okay, 3 माइनस। तो इस प्रकार से नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एनायोनिक कॉम्प्लेक्स। ओके, अब दूसरी चीज़ जानना है वो ये है कि इनमें जो काउंटर आयन होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। काउंटर आयन किधर होता है? लेफ्ट साइड में होता है। काउंटर आयन इज इन द लेफ्ट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, काउंटर आयन क्या होगा? लेफ्ट साइड में होगा। और ये एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए काउंटर आयन प्रायः सोडियम और पोटाशियम होता है, ठीक है। एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए काउंटर आयन सोडियम या पोटाशियम होता है। 99% में यही दो में से ही होता है। ओके, एनायोनिक काउंटर आयन के केस में हो सकता है Cl माइनस ना, Cl हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है ना। उसके लिए बहुत सारे काउंटर आयन है, लेकिन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के लिए यही Na और K है। तो अगर इसमें काउंटर आयन लगाते तो यहाँ 4 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इधर हमको 4 पॉजिटिव चार्ज। पोटाशियम के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज रह सकता है, इसलिए ये हो जाता K4 FeCN6 और ये होता K3 FeCN6 और ये हो जाता Na2, है ना। 2 नेगेटिव चार्ज है इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज इधर, Na2 ZnOH4। ओके, ठीक है। ऐसा ही यहाँ 3 माइनस है तो यहाँ Na3 AlC2O4 3 टाइम्स, तब ये नेगेटिव चार्ज हट जाता है। ओके, तो ऐसे आपको पहचान कर सकना है कि अगर काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है एनायोनिक। ओके, तीसरी चीज़ एनायोनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें जानना है वो ये है कि इनका जो सेंट्रल मेटल आयन का नाम का अंत होता है
वो 8 के साथ होता है। ओके, तो अगला पॉइंट है द नेम्स ऑफ मेटल आयंस ऑफ anionic complexes end with 8 ठीक है। जैसे अगर आयरन रहेगा तो हम लिखेंगे फेरेट, ठीक है। कोबाल्ट रहेगा तो लिखेंगे कोबाल्टेट। क्रोमियम रहेगा तो लिखेंगे क्रोमेट। ओके, एल्यूमिनियम रहेगा तो लिखेंगे एल्यूमिनेट। ओके, मैंगनीज रहेगा तो लिखेंगे मैंगनेट। अगर जिंक रहेगा तो लिखेंगे जिंकेट। ओके, जिंकेट। ओके, प्लैटिनम रहेगा तो लिखेंगे प्लैटिनेट। ओके, अगर कॉपर रहेगा तो इसको लिखेंगे क्यूपरेट, 8 से अंत होगा। ओके, क्यूपरेट। मरकरी रहेगा तो लिखेंगे मरक्यूरेट। ओके, मरक्यूरेट। निकेल रहेगा तो लिखेंगे निकेलेट। जब एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा उस समय, ठीक है, केटायोनिक और न्यूट्रल के केस में ना आयरन लिखेंगे आयरन, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ क्रोमियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, प्लैटिनम, कॉपर, मरकरी, निकेल। लेकिन एनायोनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो इनका मेटल आयन का नाम का अंत 8 से होता है, ठीक है। तो इसको अब ये आप सीख लीजिएगा ताकि जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे उस समय कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पहचान कर सकना होगा कि ये कॉम्प्लेक्स केटायोनिक है कि एनायोनिक है। ओके, एनायोनिक है तब मेटल आयन का नाम का अंत 8 से करना है। ओके, जैसे K4Fe6 इसका नाम हो जाएगा पोटाशियम, ठीक है, पोटाशियम। तो जिस प्रकार हम NaCl को लिखते हैं इसका नाम, तो सोडियम क्लोराइड पॉजिटिव पार्ट का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद नेगेटिव पार्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट तो ये है पोटाशियम, है ना, और ये नेगेटिव पार्ट है, तो इसका पहले नाम लिखते हैं। ओके, पोटाशियम। फिर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला भाग है उसका एक शब्द होता है, उसका नाम एक शब्द में होता है। ओके, और वो रनिंग स्क्रिप्ट में कहीं पर पॉजिटिव कैपिटल लेटर नहीं लिखते हैं, और इसमें पहले लिगांड का नाम, तो हेक्सासायानोफेरेट, ओके 2, और यहाँ पर लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है सब सीखेंगे आप। ओके, ऐसा ही ना Na2ZnOH4, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम, 4 बार OH है, टेट्रा। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सो जिंकेट 2। ओके, तो है ना, अगर कॉम्प्लेक्स एनायोनिक है तो मेटल आयन का नाम का अंत 8 से होता है। ओके, ठीक। अब देखते हैं तीसरा टाइप होगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। क्या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, दीज हैव नो नेट चार्ज, है ना,
इसमें कोई नेट चार्ज नहीं होता है। अब कैसे जानेंगे, ठीक है, कैसे जानेंगे? तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का में काउंटर आयन नहीं होता है ना, नो काउंटर आयन, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तब समझ जाओ कि वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ओके, जैसे ओके। और इसमें क्या होता है, इनका मेटल आयन का नाम का अंत भी का भी कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होता है। द नेम्स ऑफ metal ions of these complexes are written as such, मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक एंडिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे NiCO 4 टाइम्स, ठीक है, इसमें काउंटर आयन नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी नहीं है, तो इसका नाम होता है ना, लिगांड का नाम पहले, तो इसमें 4 बार है इसलिए टेट्रा। CO होता है कार्बोनाइल निकेल 0, इसलिए हमने क्या किया, निकेल को निकेल ही लिखा, निकेलेट नहीं लिखा। ओके, तो इसका नाम है टेट्रा कार्बोनाइल निकेल 0। निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर होता है 0। इसी प्रकार कोई कंपाउंड है CrH2O 3 टाइम्स Cl3। ओके, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ भी इसलिए क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई क्लोरिडो क्रोमियम 3। ओके, क्रोमियम 3। तो मेटल आयन का नाम के जस्ट बगल में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, ठीक है, रोमन अंक में, रोमन स्क्रिप्ट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ओके, तो ये सब नाम लिखने भी हमको सीखना है आजकल, है ना। ये कोई 3 कंपाउंड दे देता है, उसके बाद बोलता है कि इसका नाम लिखो, या नाम दिया हुआ रहता है, बोलता है कि इसका फॉर्मूला लिखो। ओके, तो ये हो गया, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब, है ना, तो ये सब तो पढ़ लिए, अब हमको पढ़ना है सेंट्रल मेटल आयन या एटम और लिगांड्स। ओके, हमारा अगला टेक्निकल टर्म होगा सेंट्रल मेटल आयन और एटम। तो सेंट्रल मेटल आयन या एटम वो मेटल आयन या एटम होता है जिसमें फिक्स्ड नंबर ऑफ एनायोनिक स्पीशीज या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड के माध्यम से जुड़े होते हैं। ओके, द मेटल आयन और एटम टू विच a fixed number of anionic species or neutral molecules are linked through coordinate bonds is known as central metal ion or atom. These are considered as Lewis acids, है ना। लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार एसिड्स वैसे स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टार्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनको लुईस एसिड्स के जैसा कंसिडर किया जाता है। ओके, ठीक है। अगला है लिगांड्स। तो लिगांड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, ये या तो न्यूट्रल हो सकते हैं या एनायोनिक हो सकते हैं, और ये क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन के साथ, है ना, लिंक्ड रहते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। The electron donor anionic species or neutral molecules
which are linked to the central metal ion or atom through coordinate bonds are called ligands. And because these are electron pair donors, and therefore they are regarded as Lewis bases. है ना, according to Lewis concept, bases are electron pair donors and therefore ligands are Lewis bases. Okay, let's see a few examples. Okay, examples. Anionic ligands. You have Cn minus, Cl minus, Br minus, Nc minus, SCN minus, NCS minus, okay, OH minus, O2 minus, H minus, okay, NO2 minus, OH minus, you have SO4 2 minus, CO3 2 minus, C2O4 2 minus. Okay, these are some of the anionic ligands. Neutral ligands are H2O, NH3, carbon monoxide, ethylene diamine. Okay, so these are few examples of neutral molecules which are capable of donating electron pair. है ना, इनमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर। तो इस प्रकार से ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं और इसी के माध्यम से ये सेंट्रल मेटल आयन के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे लिगांड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगांड्स। मोनोडेंटेट लिगांड क्या होता है, बाईडेंटेट क्या होता है, एम्बीडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट लिगांड क्या होता है, कीलेटिंग लिगांड क्या होता है, ये सब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।